मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी किस्मत बदलने आते हैं। लेकिन इस चमकती हुई मुंबई के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी रह चुका है जिसे लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं। एक समय था जब इन शहर की सड़कों और बाजारों पर सरकार से ज्यादा गैंगस्टरों का राज चलता था। स्मगलिंग, गैंग वॉर, सुपारी किलिंग और करोड़ों का ब्लैक बिजनेस। इस अंडरवर्ल्ड को बनाने और चलाने वाले कुछ ऐसे नाम थे जिनके नाम से आज भी मुंबई जानी जाती है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है दाऊद इब्राहिम, इसके बाद हाजी मस्तान, छोटा राजन, अरुण गवाली। इन चारों की कहानी असल में मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी है। हाजी मस्तान, जिसे मुंबई का पहला डॉन कहा जाता है, 1960 का दशक, उस समय भारत में सोने का इम्पोर्ट लगभग पूरी तरह बैन था। लेकिन भारत में सोने की डिमांड बहुत ज्यादा थी और यही चीज देखकर यहीं से शुरू हुआ स्मगलिंग का सबसे बड़ा कारोबार। इस दौर में एक नाम तेजी से उभरा, हाजी मस्तान। तमिलनाडु के एक गरीब परिवार से आने वाला ये आदमी मुंबई के बंदरगाह पर कुली का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया था कि मुंबई के पोर्ट से होकर गुजरने वाला सोना, इलेक्ट्रॉनिक और विदेशी सामान से ब्लैक मार्केट में करोड़ों कमाया जा सकता है। और धीरे धीरे मस्तान ने अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। वो दुबई से आने वाले जहाजों से सोना और विदेशी सामान भारत में उतरवाने लगा और 1970 के दशक तक हाजी मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। लेकिन उसकी एक खास बात थी कि वो बेवजह वायलेंस में विश्वास नहीं करता था। लोग उसे रॉबिन हुड डॉन भी कहते थे क्योंकि वो गरीबों की मदद भी करता था। उसका नाम इतना बड़ा हो गया था कि उसका कनेक्शन सीधे बॉलीवुड तक पहुंच चुका था। कहा जाता है कि कई फिल्मों के फाइनेंस में भी उसका पैसा लगा हुआ था। उसका स्टाइल भी बहुत अलग था, सफेद कपड़े, ब्लैक ग्लासेस और हमेशा लग्जरी कार, ये उसका पर्सनल सिंबल था। स्टाइल आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो वाकई बड़ा कमाल है। अब हाजी मस्तान की लाइफ स्टाइल आप देखिए, पूरा सफेद शर्ट, पैंट, जूते, घड़ी का पट्टा, चश्मे का फ्रेम, हर चीज सफेद होती थी। हिंदुस्तान में सफेद रंग के कपड़े पहनने का जो असल फैशन आया है, क्रेडिट सिर्फ हाजी मस्तान को जाता है। उसका नाम इतना बड़ा हो गया था कि लोग उसे मुंबई का किंग कहने लगे थे। लेकिन समय बदल रहा था और जल्दी मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक नया खिलाड़ी आने वाला था, जो सब कुछ बदलकर सिर्फ अपना इतिहास लिखने वाला था कई सदियों तक। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा रहता था जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। किसी ने सोचा नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में सबसे ऊपर बैठेगा। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम छोटे मोटे अपराध करता था, लेकिन जल्दी उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कदम रख दिया था। उसने अपना एक गैंग बनाया जिसका नाम था डी कंपनी। 1980 के दशक तक डी कंपनी मुंबई का सबसे पावरफुल गैंग बन चुका था। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि वो सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं था। उसका नेटवर्क फैल चुका था दुबई, पाकिस्तान, साउथ एशिया और अदर कंट्रीज तक। डी कंपनी का कारोबार था ड्रग, हवाला, एक्सटॉर्शन, मैच फिक्सिंग और कई इंटरनेशनल क्राइम। उसका एक बहुत खास आदमी था जिसे लोग दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड भी कहते थे, जो उसके हर एक मिशन को सक्सेसफुल करता था। लेकिन आगे जाकर दाऊद का यही राइट हैंड इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। उस वीडियो में आगे समझेंगे कि कैसे। लेकिन तब तक ये समझो कि उस रात दाऊद के साथ क्या हुआ। 1993 में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मुंबई में हुए एक सीरियल बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसके बाद इसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया गया कि उसने ये काम किया होगा। उस दौर में कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था क्योंकि उस समय फिल्म इंडस्ट्री को बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता था। कुछ फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर को फोन करके पैसा या फिल्म में कास्टिंग की डिमांड की जाती थी कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इस एक्टर को नहीं, इसको रखो। कई बार बॉलीवुड के लोगों को दुबई से धमकी भरे कॉल आते थे। कुछ एक्टर तो जब दुबई जाते थे उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही कॉल आ जाता था कि यहाँ पर आना है। इन सब बातों का रिकॉर्ड तब मिला जब इन्वेस्टिगेशंस और गवाहों में ये सामने आया कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से कनेक्शन रह चुका है। दाऊद इब्राहिम से मिले जी मार्च 1988 में जी दुबई में। एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया। लेकिन ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम को भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और उसके बाद उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। आज भी भारत की एजेंसियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ कोशिश ही रह गई, क्योंकि दाऊद का सबसे करीबी आदमी ही एक दिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, छोटा राजन। मुंबई की गलियों में पला बड़ा ये आदमी धीरे धीरे दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। उसके साथ रहकर उसने दाऊद का पूरा भरोसा जीत लिया। दोनों ने मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज किया। लेकिन 1993 बम ब्लास्ट के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि छोटा राजन का दावा था कि वो भारत के खिलाफ रहकर काम नहीं करेगा। सारी दुनिया जानती है कि जब से ब्लास्ट हुआ हम लोग दोनों अलग अलग हुए। इसके बाद दोनों के बीच शुरू हुई खूनी गैंग वार। कई देशों में दोनों गैंग के लोग एक दूसरे को मारने लगे। ये गैंग वार लगभग 20 सालों तक चला था और साल 2015 में इंडोनेशिया में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे भारत लाया गया और आज वो भारत की जेल में कैद है। मुंबई के दागदी चौल इलाके में एक और नाम तेजी से उभरा, अरुण गवाली। शुरुआत में वो मिल में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी मुंबई अंडरवर्ल्ड का रास्ता चुना। उसका गैंग मुंबई के कई इलाकों में एक्टिव था। अरुण गवाली का सबसे बड़ा टकराव हुआ दाऊद इब्राहिम के गैंग से। मुंबई के कई गैंगवार एक दूसरे के खिलाफ हुए इसी वजह से। अरुण गवाली ने
ने एक अलग रास्ता चुना, वो पॉलिटिक्स में आ गया। उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई और चुनाव भी जीत गया। हालांकि बाद में उसे हत्या के मामले में जेल की सजा हुई। आज भी दागदी चौल को लोग अरुण गवाली का किला कहते हैं। इन सभी नामों में दाऊद का नाम सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि इस आदमी ने अपने टाइम में मुंबई के नाक में दम कर दिया था। एक समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर लोग डर जाते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाई के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड काफी हद तक कमजोर हो चुका है। फिर भी हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवाली, इन चारों नामों ने मुंबई के इतिहास पर एक ऐसा निशान छोड़ा है जिसे शायद कभी भुलाया ना जा सके। अब दाऊद के इन सब बातों पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम पिछले 2 दशकों में इंटरनेशनल क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा रह चुका है। ब्लास्ट के बाद जब वो भारत छोड़कर भागा तो भारत सरकार का कहना है कि वो पाकिस्तान में जाके छुपा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि वो हमारे कंट्री में नहीं है। पिछले 2 दशकों में भारतीय अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े अपराधियों में से एक नाम था दाऊद इब्राहिम। इसलिए साल 2003 में अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी की, जिनमें कहा गया कि दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़े लोगों की लिस्ट में ऐड किया गया है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के आर्थिक लेन देन का संबंध कभी ओसामा बिन लादेन के नेटवर्क से भी था। अमेरिकन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दाऊद इब्राहिम लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से लेन देन भी किया था।